दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारे शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आज उसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सामने हैं। दोस्तों, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो और व्यापम की संबंधित समस्त परीक्षाएं के लिए एमपी जीके में अगर हम भूगोल पोर्शन को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सेशन में हम इस आज 100 प्रश्नों की कड़ी में कवर करेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों से रिलेटेड अन्य फैक्ट भी जो आपके क्वेश्चंस के आंसर के रिलेटेड होंगे हम बताते चलेंगे। तो दोस्तों, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आए, सीधे सीधे हम प्रश्नों की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं? तो जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिति है हमारे देश में, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा जीवन शुद्ध होगा और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में हमारा एनवायरनमेंट, हमारे वन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्हीं में से मध्य प्रदेश को वनों का प्रदेश कहा जाता है। पूरे भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल में वन मध्य प्रदेश स्टेट में पाए जाते हैं। उन्हीं में से सागौन वन एक इमारती लकड़ी है और हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत इसका होता है, इसीलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा और लगभग 19.75%, मतलब 19.36% है लगभग, लेकिन यहाँ पास आंकड़ा इसके नज़दीक है 19.75, तो इसका आंसर हो जाएगा 19.75 या 19.4। यदि ये भी हो तो आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड में आता है 17.8 में, वो आता है साल के वन। ठीक, तो साल के वन और सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रजाति के आधार पर सर्वाधिक 3 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला सागौन, फिर साल और फिर मिश्रित वन में सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन में पाए जाने वाले घड़ियाल। तो इनमें पूछा गया है कि जो नदी है हमारे मध्य प्रदेश में चंबल और सोन, उनमें जो घड़ियाल और कछुआ पाए जाते हैं, समुद्री जीव हैं, जलीय जीव हैं, ये पाए जाते हैं। इनको IUCN की रेड लिस्ट में, IUCN जो एक लिस्ट है इंटरनेशनल स्तर पर, इसको बनाया गया है, जो यह बताती है कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त श्रेणी की कगार पर पहुंच गई हैं। तो उनको सुरक्षित एरिया में रखने के लिए या उनके बारे में चिंता प्रकट करने के लिए इस लिस्ट में उनका नाम उल्लेख किया जाता है। तो जो घड़ियाल है, कछुआ है, उनको IUCN की रेड लिस्ट में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो या तो विलुप्ति की कगार पर हैं या उनके आवास पर या उनके अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। तो मानव के कर्तव्य है कि वो उनके जीवों के संकट को दूर करे और उनका जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उनका जो रहवास है, उनका आवास है, अधिवास है, उस पर कोई हानि ना पहुंचाएं, ताकि वो अपनी श्रृंखला को, अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को बचा सकें और उनका अस्तित्व कायम रहे। हमारी इस पृथ्वी में, हमारी इस प्रकृति में जो विविधता है जीवों की, बायोडाइवर्सिटी है, वो बनी रहे। इसके लिए चंबल और सोन में इनके पाए जाने वाले जो जीव हैं, इनको इस लिस्ट में रखा गया है। तो पूछा गया है कि किस लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों, ये जो श्रेणी है 4 विकल्पों की, ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं ये रेड लिस्ट के आधार हैं। रेड लिस्ट में यानी लाल सूची में जीवों को इस आधार पर रखा जाता है। पहला संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त, विलुप्त, सुभेद्य। सुभेद्य का मतलब जिनके जो संकट में अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, जिनके अस्तित्व पर, उनको सुभेद्य कहते हैं। विलुप्त, जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, मिले नहीं अपने आसपास, उस जो जीव हैं उनको कई वर्षों से नहीं देखा गया। संकटग्रस्त, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी उनके अस्तित्व पर संकट है। घोर संकटग्रस्त मतलब संकटग्रस्त से ज्यादा संकट जिनमें हो। तो जो घड़ियाल और कछुआ है चंबल और सोन में पाए जाने वाले, इनको घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, इतना हमें याद रखना है। ठीक, और ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पर्यावरण के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया गया है, एक तरफ दिया गया है अनुसंधान संस्थानों का नाम और एक तरफ दिया गया है स्थान। हमारे मध्य प्रदेश में वन से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश में, उन्हें हमें जानना चाहिए और वो पेपर में आते भी हैं। पहला प्रश्न है इसमें, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो दोस्तों ये है आपका जबलपुर में
और इसको 1988 में स्थापित किया गया है जबलपुर में। ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की एक शाखा के रूप में मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री का मतलब जो वन है जो हमें आय प्रदान कर सकते हैं, उनका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए जो वानिकी है, फॉरेस्ट्री है, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो ये ट्रेनिंग सेंटर है आपका सिवनी में है, सिवनी में है, और इसको 1973 में स्थापित किया गया सिवनी जिले में, ठीक है, राजीव गांधी जी के नाम से है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब वन अनुसंधान और मानव विकास संस्थान, ये कहाँ है आपका? छिंदवाड़ा में है, ये छिंदवाड़ा में है, और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। मानव विकास संस्थान वानिकी अनुसंधान संस्थान छिंदवाड़ा में है, ठीक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये जो है भोपाल में है, इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे 1982, ठीक। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में 1988 में स्थापना हुई। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान सिवनी में है, 1973 में स्थापना हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में है, 1995 में स्थापना हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल में हुई, सन 1982 में हुई। इस तरीके से इसका आप मिलान कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों खनिज विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन निगम है उसको स्थापित किया गया था सन 19 दिनांक 19 जनवरी और सन 1962 में। खनिज विकास निगम की स्थापना का ये निगम यह काम करता है कि जो भी देश में, जो प्रदेश में खनिज हैं, उनका ऐसा उत्पादन किया जाए, उनका उत्खनन किया जाए जो देश के, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास में मदद करे और हमारा पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे। तो इस तरीके से जो खनिज विकास निगम है खनिज के उत्खनन के लिए समर्पित है, और ऐसा उत्खनन जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश के जो प्राकृतिक ढांचा है उस पर संतुलन बनाकर विकसित हो सके, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायक हो सके, इसके लिए समर्पित संस्थान है। 19 जनवरी सन 1962 को स्थापित हुआ है, को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, एक तरफ सूची में एक तरफ खनिज दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पादन दिया गया है, यानी प्रदेश में कौन सा खनिज कितने प्रतिशत उत्पादन रखता है। तो मैग्नीज, मैग्नीज जो खनिज है मध्य प्रदेश में, उसका उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में लगभग 24.64%, ठीक है। तो मैग्नीज एमपी में 24% से ज़्यादा होता है और सर्वाधिक होता है बालाघाट में, ठीक है, बालाघाट की भरवेली खदान में। लौह एस लगभग 1% होता है, 1.33% इसका उत्पादन किया जाता है, और 0.99% इसका भंडारण है। डोलोमाइट 27% है, ठीक है, और इसका जबलपुर छिंदवाड़ा क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता है। रॉक फास्फेट का उत्पादन झाबुआ में ज़्यादा होता है और इसके उत्पादन में एमपी प्रथम है, 52.17% इसका उत्पादन होता है रॉक फास्फेट का, ठीक, ध्यान रखेंगे। मैग्नीज का 24.64%, लौह एस्क का 0.99 लगभग 1%, 1.3% जो है इसका उत्पादन होता है। रॉक फास्फेट झाबुआ में सबसे ज़्यादा होता है, 52.17% ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्पादित लौह एस्क का निर्यात किन देशों में किया जाता है? तो दोस्तों जो लौह एस्क हैं, लौह एस्क जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ठीक है, तो इनका जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में जो किया जाता है उसका निर्यात कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये निर्यात किया जाता है जर्मनी, जापान में, ठीक है, जर्मनी और जापान में किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह हमारे नज़दीक है, वहाँ से भी किया जाता है। तो इस तरीके से जर्मनी और जापान को किया जाता है। हमारे प्रदेश में उत्पादित होने वाले लौह एस्क का, ठीक है, आयरन ओर का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आयरन ओर हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जबलपुर में होता है, ग्वालियर में होता है, ठीक है, और भी अन्य स्थानों पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों अगर बॉक्साइट, तांबा आए, ये तांबा आए, मैंगनीज आए, इनमें सीधा जो सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है वो बालाघाट,
तांबा के उत्पादन में बालाघाट का मलाज खंड खदान, बालाघाट की मलाज खंड खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान है, ध्यान रखिएगा। तो एमपी में सबसे ज़्यादा तांबा होता है बालाघाट में, तो बालाघाट में तांबा होता है ज़्यादा। फिर बॉक्साइट भी होता है, डोलोमाइट भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। बात ज़्यादा बॉक्साइट विंध्य क्षेत्र में होता है, कटनी शहडोल क्षेत्र में, और डोलोमाइट भी जबलपुर कटनी क्षेत्र में होता है, लेकिन यहाँ तांबा सबसे ज़्यादा होता है बालाघाट में, और बॉक्साइट डोलोमाइट के भी आंशिक रूप से इसका उत्पादन हो रहा है, इसका भंडारण यहाँ विद्यमान है। इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में वर्षा के बारे में बताया गया है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उनसे हमको रिलेशन बताना है। 75 सेंटीमीटर से इसमें सही कथन को छांटना है। क्या बताना है इसमें, सही स्टेटमेंट कौन सा है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र औसत से कम वर्षा का क्षेत्र है, सही है। 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा है, गलत, क्योंकि 100 सेंटीमीटर नहीं है, 112 सेंटीमीटर एमपी की एवरेज रेनफॉल है। ठीक है, 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा औसत से ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है, ये सही है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन कौन से सही हो गए, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं और उनमें पूछा गया है कि निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जिसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा वर्षा निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, यानी 75 सेंटीमीटर से औसत से कम वर्षा। तो किसमें होगी औसत वर्षा कम, जिसमें होगी ये हो जाएगा भिंड मुरैना ग्वालियर। भिंड मुरैना ग्वालियर में सबसे कम वर्षा होती है। इसमें से भिंड में जो गोहद है, गोहद भिंड, वहाँ 52 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो भिंड मुरैना ग्वालियर ये जो है सबसे कम वर्षा वाला निम्न वर्षा वाला क्षेत्र में आ जाते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो रीवा सतना सीधी औसत से कम वर्षा वाले में आएंगे, और ये तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में आएंगे। बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, औसत से ज्यादा। एनआर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन्नारायण ने तापमान और वर्षा के आधार पर प्रदेश की जलवायु को बांटा है, यानी एमपी की जलवायु को बांटा है। ये जो भूगोलवेत्ता है, ठीक, ज्योग्राफर है, ये टी मन्नारायण और सुब्रमण्यम, इन्होंने एमपी की जलवायु को 3 भागों में बांटा है, और 3 भागों में बांटकर उन्होंने बताया कि अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु होगी, ठीक है, अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु। ठीक, दूसरा बताया उन्होंने गर्म शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, और तीसरे भाग में उन्होंने बताया उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, गर्म शीतोष्ण और अर्ध शुष्क, ये 3 भागों में बताने वाले ये भूगोलवेत्ता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा जल विवाद के निराकरण के लिए कौन सी ट्रिब्यूनल को गठन किया गया है। तो दोस्तों 6 अक्टूबर 1996 को ये नर्मदा जल के विवाद को समाधान करने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है ये हमारे जो एमपी का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ से अमरकंटक पर्वत से, ये जो विंध्याचल सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में रिफ्ट घाटी है, यहाँ से ये नर्मदा नदी बहती है और अमरकंटक से निकल करके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो एमपी में गुजरती है, महाराष्ट्र में गुजरती है और गुजरात में। 3 स्टेटों से बहने वाली यह नदी 3 स्टेट में अपना जल ग्रहण क्षेत्र बनाए हुए है। तो प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदी के जल के उपयोग पर दावा करेगा। इसके लिए किसका कितना प्रतिशत होगा, उन विवादों का समाधान करने के लिए इसका गठन किया गया है केंद्रीय स्तर पर। तो तारीख पूछा है तो 6 अक्टूबर 1996 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा तालाब जो है एमपी में, वो हम बताएंगे भोपाल का बड़ा तालाब। इसको हम भोज ताल भी कहते हैं और इसको भोज ताल भी कहते हैं, भोपाल का बड़ा तालाब भी कहते हैं। ये एक्चुअल में एक झील है और इसको ये कृत्रिम झील है। ठीक, इसको खुदवाने वाला जो राजा था उनका नाम था राजा भोज, और राजा भोज परमार वंश के राजा थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी में भोपाल की स्थापना करी, जिसको भोजपाल कहा गया था, और वहीं भोजताल बनवाया उन्होंने। ठीक,
तो ये बड़ा तालाब जो है एशिया का सबसे बड़ा तालाब भी है और इसका 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक अभियान क्या है? तो इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि जल अभिषेक अभियान होता क्या है। जल अभिषेक अभियान का मतलब है जल का अभिषेक करना। जिस तरीके से शिव जी के ऊपर दुग्ध का अभिषेक किया जाता है, जल का अभिषेक किया जाता है, तो उसकी महत्ता हम समझते हैं। वैसे ही जल के महत्व के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जल ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया था। और यह अभियान सर्वप्रथम 2006 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो इंदिरा सागर डैम से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इंदिरा सागर बांध खंडवा से। और यह जो अभियान था ये लोगों को अपने खेतों में, अपने क्षेत्रीय स्तर पर तालाब बनवाकर जो वर्षा जल है उसको एकत्रित करने की एक मुहिम थी। तो ये प्रारंभ किया गया था सन 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। NBPSL से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो संक्षिप्त रूप में हमें उसके फुल फॉर्म को पूछते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा NBPCL का नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। तो जो नर्मदा बेसिन है का जो प्रोजेक्ट है तो पूरी एक कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, उसका नाम है NBPCL, जिसमें नर्मदा बेसिन का मतलब होता है जो नर्मदा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उन सब के जलीय क्षेत्र को मिलाकर जो भी सिस्टम है, जो भी जल का अपवाह क्षेत्र है उसको हम नर्मदा बेसिन कहेंगे। और उसका संचालन करने के लिए उसमें जो भी परियोजनाएं हैं, नदी जोड़ो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जो नदी घाटी परियोजना बनाई गई हैं, उनमें विद्युत उत्पादन होगा, सिंचाई होगी, लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। इन सब का संचालन करने के लिए इस कंपनी की स्थापना हुई है, जिसको NBPCL कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई है? तो दोस्तों हलाली नहर हलाली नदी के नाम पर रखी गई है और यह जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है हलाली नदी। और ये बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली नदी जहां विदिशा और रायसेन को यह पानी की आपूर्ति करती है। तो पानी सिंचाई के लिए इस नहर को बनाया गया है। हलाली नहर को रायसेन और विदिशा के लिए सिंचित क्षेत्र प्रदान करती है। तो बेतवा नदी की सहायक नदी पर बनी है और बेतवा नदी से जल को निकालकर इसको बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायसेन जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उपज दिया है और उसके उपयोग दिए हैं। तो उपज का यहाँ मतलब है जो भी हमारे मध्य प्रदेश में वन है उनसे जो भी वनोपज प्राप्त होगी, वनों के उत्पाद प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, उनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है उसका हमें मिलान करना है। तेंदुपत्ता, तेंदु जो फल होता है उसके पत्तों का भी उपयोग हो रहा है। उसके पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी उद्योग बहुत प्रचलित है। ठीक है, और सर्वाधिक बीड़ी के कारखाने जबलपुर में है और सागर में है। बीड़ी के टोटल 260 कारखाने हैं MP में और तेंदुपत्ता से बनती है बीड़ी। ठीक, बांस का उद्योग का मतलब क्या है? बांस से क्या बनता है? कागज। तो बांस से कागज बनता है और बांस सर्वाधिक MP में बालाघाट में होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। खैर से कत्था बनता है। खैर वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है। कत्था का उपयोग पान में होता है। हर्रा एक औषधीय फल है, इसका उपयोग खाद्य सामग्री में होता है। पाचन क्रिया में भी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पौराणिक श्रवण तालाब स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पौराणिक श्रवण तालाब स्थित है? तो इसका सही आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला डिंडोरी में स्थित है और मंडला में जो उद्यान स्थित है ये मंडला में। ठीक, तो यहाँ जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में श्रवण तालाब भी स्थित है। एक तालाब है जिसको श्रवण तालाब कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट। एक तरफ दिया गया है अभ्यारण्य, दूसरी तरफ दिया गया है जिले। तो कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है इसका हमें मिलान करना है। तो जाहिर सी बात है हम मध्य प्रदेश के हैं
हमें मध्य प्रदेश में स्थित अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों का जो लोकेशन है उसका पता होना चाहिए। सरदारपुर अभ्यारण्य जो है धार जिले में है और यह जो है हरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए विख्यात है। तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में स्थित है। नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है और नौरादेही अभ्यारण्य सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ है? इंदौर में है और यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इंदौर में रालामंडल अभ्यारण्य सबसे छोटा है। करैरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है। करैरा अभ्यारण्य कहाँ है? शिवपुरी में है और यह सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। सोन चिड़ैया को हम क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, सोहन चिड़िया या सोन चिड़िया भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है करैरा अभ्यारण्य शिवपुरी, सरदारपुर धार, नौरादेही सागर, रालामंडल इंदौर, इसका मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों वन्य जीवों को गोद लेने की जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ करवाई गई है, उसका सही आंसर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। भोपाल के इस राष्ट्रीय उद्यान को, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को 1979 में स्थापित किया गया था और इसको सर्प उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। शहर के बीच में स्थित उद्यान है, ठीक है। इसको ISO सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। भोपाल में स्थित है और यहाँ से वन्य जीवों को गोद लेने की परंपरा प्रारंभ की जा रही है, योजना प्रारंभ की जा रही है। अब दिया है नदियों का उद्गम दिया है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है और उसकी सहायक नदियाँ भी 41 से ज़्यादा हैं। तो जो हमारा यहाँ मिलान है तवा नदी कहाँ उद्गम होता है? तवा नदी का उद्गम होता है पचमढ़ी की महादेव पर्वत से। महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत का भाग है और वहाँ पचमढ़ी जो है उसकी ऊंची चोटी है, वहीं से तवा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। फिर पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा से होता है। आष्टा से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी निकलती है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बागली कहाँ है? देवास में। तो बागली देवास से जो है काली सिंध नदी का उद्गम होता है। केन से कौन सी नदी का उद्गम होता है? केन कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। तो कैमूर पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला है एक कटनी में, वहां से निकलती है ये केन नदी, ठीक है। इस तरीके से तवा का पचमढ़ी, पार्वती का सीहोर का आष्टा, काली सिंध का देवास का बागली गांव और केन का विंध्याचल पर्वत कैमूर श्रृंखला, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? तो जंगल गलियारा योजना का मतलब है कि बांधवगढ़ से कान्हा किसली तक जो वन्य जीव हैं उनका आवागमन सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो गलियारा बनाया जाएगा, उसका प्रोजेक्ट ये जो है आगे प्रस्तावित किया गया है। वह 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ और कान्हा किसली कहाँ? मंडला बालाघाट में। और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया जिले में है, उमरिया शहडोल, ठीक है। तो इनको जोड़ने की योजना है, बांधवगढ़ कान्हा किसली। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में हमें इन कथनों पर विचार करना है और बताना है। तो मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, सही है। मालवा पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग में 50 से 75 सेंटीमीटर मध्य वर्षा होती है, ये भी सही है। मालवा पठार के अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा से अधिकांश वर्षा होती है, सही है। मालवा पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के द्वारा कम, पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती, गलत है। बल्कि इसका उल्टा हो जाएगा, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा होती है और पश्चिम भाग में कम होती है, ठीक है। 3 नंबर गलत हो जाएगा बाकी से। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी जो संज्ञा दी गई है उसका मतलब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो सर्वाधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में होती है और पचमढ़ी में जो वर्षा होती है ये लगभग 199 सेंटीमीटर होती है वार्षिक, ठीक है। तो 199 200 सेंटीमीटर वार्षिक लगभग यहाँ वर्षा होती है, इसीलिए क्या कहा जाता है पचमढ़ी को? मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी। मध्य प्रदेश का मासिन राम, मेघालय जैसे मासिन राम चेरा पूंजी वहाँ है सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, वैसे ही पचमढ़ी में MP में है, होशंगाबाद में पचमढ़ी है। होशंगाबाद का वर्तमान नाम है नर्मदापुरम, ठीक है। चलो अरावली और विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये जो हमारा
भारत है, इसमें अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर को देखें, ठीक है, तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ यहाँ अरावली पर्वत है, राजस्थान है, और बीच में है विंध्याचल पर्वत, फिर नीचे है सतपुड़ा पर्वत। यहाँ पास जो एमपी में पठार है उसको हम कहते हैं मालवा का पठार। ठीक है, जब हम मालवा का मध्य प्रदेश का नक्शा पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के नक्शे में जो हमारा ये वाला पश्चिम वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ अरावली पर्वत है, ठीक, अरावली पर्वत, यहाँ है विंध्याचल पर्वत, यहाँ है सतपुड़ा पर्वत। तो ये जो यहाँ पास पठार है, नर्मदा घाटी है, यहाँ से निकल गई है नर्मदा नदी, ठीक, तो यहाँ पास जो पठार पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मालवा का पठार। तो यहाँ विंध्याचल पर्वत है और यहाँ बीच में इसके पड़ जाता है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार एमपी का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है और इन सुमेलित जोड़ों में से कौन सा सही होगा। राजपीपला की पहाड़ियाँ, तो दोस्तों जब हम अपने मध्य प्रदेश का नक्शा पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, इस पश्चिमी भाग में यहाँ इस पश्चिमी भाग में जो यहाँ होता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का जो भाग है पश्चिम में जो क्षेत्र है वहाँ होती है राजपीपला की पहाड़ी। तो ये किसका भाग है, ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है, राजपीपला की पहाड़ी। ठीक है, धूपगढ़ किसमें है, महादेव पर्वत में। यह जो महादेव पर्वत है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ हो जाएगा महादेव पर्वत में। यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, बहुत बड़ा पर्वत है, लंबा क्षेत्र, उसी में एक जो शिखर है उसको महादेव पर्वत कहते हैं। महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर है क्या, पचमढ़ी, और वहाँ पचमढ़ी में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलो महादेव पर्वत। नरहट का गार कहाँ है, बुंदेलखंड पठार में पाया जाता है, बुंदेलखंड पठार में। और बुंदेलखंड का पठार में क्या होती है, ग्रेनाइट नीस। तो बुंदेलखंड का पठार का ग्रेनाइट नीस चट्टानें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड पठार किससे बना है, तो ग्रेनाइट नीस चट्टानों से, आर्कियन युग की चट्टानें हैं उनसे बना है। और नरहट कगार कहाँ है, बुंदेलखंड पठार को कहा जाता है, वहाँ है नरहट कगार। ठीक है, इसका आंसर इस तरीके से मिलान करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी, तो वन महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश में वनों का उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, वनों का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले जो पॉलिसी लगाई गई थी 1952 में, 1952 में लाई गई थी, जिसको वन नीति कहते हैं प्रथम। और जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया 1956 में, उसके बाद गठन के बाद पहली बार अप्रैल नीति आई 4 अप्रैल 2005 को, लंबे समय के अंतराल के बाद। तो ये नई वन नीति है, ये नई वन नीति। ठीक है, नई वन नीति पूछे तो 4 अप्रैल 2005, पहली वन नीति पूछे तो 1952। भले ही 1956 में एमपी का गठन हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद एमपी में 4 भाग थे, पार्ट ए बी सी। ठीक है, तो सीपी, बरार, मध्य भारत का क्षेत्र और भोपाल विंध्य प्रदेश तो थे ही। ठीक है, तो यहाँ पास 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति है और पहली वन नीति 1952 में आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ये जो है आपका इंदौर, यहाँ 2017-18 में नौलखा में क्या स्थापित किया गया है, सरकारी शोरूम बांस का, जहाँ बांस के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और उनको शोरूम में स्थापित किया गया है बिक्री के लिए। तो इंदौर में 2017-18 में स्थापित किया, नौलखा में बांस का सरकारी शोरूम, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हाँ, सुमेलित करना है, नदी है, नदी के किनारे जो शहर स्थित हैं, नगर, उनका नाम पूछा है। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है, विंध्याचल पहाड़ी से। इसके किनारे जो शहर स्थित है वो है विदिशा। ठीक, तो ये रायसेन से उद्गमित होती है और विदिशा से होते हुए फिर आपकी ये उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है, हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है ये बेतवा नदी। क्षिप्रा जो है काकरी बरडी पहाड़ी उज्जैन इंदौर से निकलती है, लेकिन जो उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित इसके तट पर होता है और उज्जैन इसके तट पर बसा हुआ है। तो क्षिप्रा नदी उज्जैन से निकलती है, इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है,
यही कुंभ का मेला आयोजित होता है। क्षिप्रा के तट पर बसा है महाकाल का मंदिर उज्जैन। अब नर्मदा के किनारे कौन सा बसा है? अमरकंटक। अमरकंटक से तो नर्मदा निकलती ही है। अमरकंटक कहाँ? अनूपपुर में है। चंबल, चंबल के किनारे कौन सा शहर है? मुरैना। चंबल जो है, चंबल नदी जो है ये जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है, और ये मुरैना मतलब जो एमपी है, एमपी हमारा जो प्रदेश है, यहाँ अगर इसके नक्शों की बात करें, ठीक है, ये मैं प्रतीकात्मक बना रहा हूँ, कोई इसका पैमाने से संबंध नहीं है। तो ये जो मालवा का पठार है, यहाँ से चंबल नदी निकल करके यहाँ से ऐसे ये बॉर्डर बनाते हुए आगे जो है जाकर इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है चंबल नदी। तो यहाँ पास बॉर्डर बनाती है एमपी, यूपी और राजस्थान का। यहाँ पास मुरैना है। मुरैना के किनारे बस जो है प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी? चंबल। तो मुरैना किसके किनारे है? चंबल के। चलो आगे बढ़ते हैं। तवा, देनवा, शक्कर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों तवा नदी, देनवा नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, चंदन नदी, ऐसी बहुत सारी लगभग 41 नदियां हैं, 41 नदियां। इनकी किसकी सहायक नदियां हैं? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाने वाली नर्मदा, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहलाती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। और ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर, लेकिन एमपी में लंबाई कितनी है? तो एमपी में अगर लंबाई पूछे 1077 किलोमीटर है, ठीक है, और बाकी महाराष्ट्र और गुजरात में है। नर्मदा नदी पर बना है बांध सरदार सरोवर डैम, जिसके किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है। साथ ही साथ एमपी में अगर इस बांध पर पूछा जाए, इस नदी पर इंदिरा सागर बांध, पुनासा डैम खंडवा में बना है, ठीक है, महेश्वर डैम बना है, इस पर अनेक जलप्रपात स्थित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के जो सागौन के जंगल हैं वो पाए जाते हैं रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में, ठीक है, रातापानी रायसेन में पाए जाते हैं। और बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में, बोरी होशंगाबाद, ठीक है। तो सर्वाधिक जो है सागौन के वन रातापानी रायसेन में, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में पाए जाते हैं, तथा बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में भी सर्वाधिक सागौन के वन पाए जाते हैं। इसका आंसर आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इस डी विकल्पों में से 4 में से एक सही है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12मासी होती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ जो है वर्षा भी प्राप्त होती है नदियों में, और बर्फ भी जमती है, तो ये हमेशा इनमें प्रवाहित होता रहता है जल। हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है, तो ये भी जाहिर सी बात है। हिमालय पर्वत होता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें आती हैं, हिमालय पर्वत के अवरोध पर रुक करके वहाँ सर्वाधिक वर्षा भी करती हैं, तो यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। और जो हिमालय से हिम बर्फ जमी है, जो जब वर्षा नहीं होती तापमान बढ़ता है, तो वहाँ से हिम भी पिघलता है, तो गर्मी में वर्षा का स्रोत वह हो जाता है, इसीलिए वह सब 12मासी हैं। दोनों कथन सही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत पठार की चट्टानों को कौन सी सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य भारत की चट्टानों को कडप्पा सीरीज के नाम से जाना जाता है। और यह चट्टानें जो है ग्वालियर में है, ठीक, ग्वालियर के अलावा निवाड़ी में है, टीकमगढ़ में है, ठीक है, शिवपुरी में है। ये जो मध्य भारत का पठार है हमारा, ठीक, मध्य प्रदेश का जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पास जो भी चट्टानें हैं बुंदेलखंड के पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में और ये मालवा के उत्तरी क्षेत्र में तक, उसको कडप्पा सीरीज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो है मध्य भारत के पठार में ये चट्टानें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कैमूर भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों कैमूर भांडेर जो श्रेणी है, ये जो भी हमारा मध्य प्रदेश है, हम इसका बार बार मैप बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप भी समझें लोकेशन कि ये कहाँ है, ठीक है। चलो तो ये जो हमारा विंध्य प्रदेश है, यहाँ जो ये कौन सी पहाड़ी है, ये यहाँ तक सासाराम बिहार तक गई है, अहमदाबाद से लेकर, तो ये आपकी है कौन सी? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी में जो पूछा गया है भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, तो यहाँ पास कैमूर श्रेणी है, ये कैमूर है और इधर भांडेर है, ठीक। तो भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी ये किसके हिस्से हैं? ये हैं आपके विंध्याचल श्रेणी के हिस्से।
तो कैमूर जो है आपका सतना, सीधी, रीवा, पन्ना, मैहर, यहाँ जो है कैमूर श्रृंखला फैली हुई है। और जो पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ उधर साइड, भांडेर श्रेणी, दमोह साइड फैली हुई है। ठीक, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत का पठार कुल कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य भारत का पठार जो हमने बात करी थी, ये जो हमारा मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको मध्य भारत का पठार कहा जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो आपका भिंड, मुरैना, शिवपुर, ठीक है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इधर राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये वाला हिस्सा है जिसमें 10.67% या 10.68% इसका क्षेत्रफल है। ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया है? दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र की स्थापना की गई है? वो आंसर है सीहोर। सीहोर में जो है सन 2012 में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र की स्थापना की गई है। तो सीहोर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीना तेल शोधक कारखाना, बीना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस साल हुआ था? तो दोस्तों बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना सन 2011 में, बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना सन 2011 में ओमान रिफाइनरी के सहयोग से, ओमान देश, भारत और ओमान, तो भारत की जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी है और ओमान कंपनी, ओमान रिफाइनरी, ओमान देश की, उनके संयुक्त सहयोग से जो है ये बीना सागर में, बीना कहाँ, सागर में सन 2011 में यह कारखाना स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन मनमोहन सिंह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री किया था। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना भोपाल में स्थापित है। और ये जो भोपाल के स्थान का नाम है निषादपुरा। तो भोपाल के निषादपुरा में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है, रेलवे कोच कारखाना स्थापित है। और रेलवे स्प्रिंग कारखाना पूछे, रेलवे स्प्रिंग कारखाना तो ग्वालियर में स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पुलिंग योजना, तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अब भूमि अधिग्रहण जो योजना है 27 मई 2019 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 मई 2019। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो है कब हुआ था, कब प्रभावशाली हुआ था, तो कब से लागू हुआ था, ये पूछा गया है। 2 अक्टूबर सन 2006 को एमपी में एमएसएमई एक्ट जो है लागू हुआ था। 2 अक्टूबर सन 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान उनके स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है और उनके कुछ स्थापना वर्ष हैं, कब स्थापित हुआ था वह राष्ट्रीय उद्यान, ये हमें बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना जो है स्थापित हुआ है सन 1981 में। आपको सन याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्मरण शक्ति कितनी है, आप एग्जाम में कोई भी फैक्ट को कितना याद रख पाते हैं, कौन सी चीज को कितना समझ पाते हैं। तो यह एग्जाम जो भी आप परीक्षा देंगे वो न केवल स्मरण शक्ति का है, वरन एक अंडरस्टैंडिंग का भी है, समझ का भी है। कोई भी चीज आप तभी याद कर सकते हैं जब उसको समझ जाएं। बिना समझे आप किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते। तो कोई भी राष्ट्रीय उद्यान हो, उसकी विधिवत किसी वर्ष स्थापना हुई होगी, तो उस तथ्य को आपको एक जानकारी के रूप में याद रखना पड़ेगा। सन 1981 वन विहार 1979 भोपाल में, सतपुड़ा 1983 ये छिंदवाड़ा में, सिवनी छिंदवाड़ा में, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 ये शिवपुरी में। ठीक है, तो ये शिवपुरी में स्थापित हुआ है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल में स्थापित हुआ था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थापित हुआ। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 ये पन्ना में स्थापित हुआ। ठीक है, तो डायमंड नगरी पन्ना, ठीक है, पन्ना को क्या कहा जाता है? हीरो का शहर, हीरो का नगर। आगे बढ़ते हैं। ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी ये 3 तहसील हैं जिनको इकट्ठा करके निवाड़ी का गठन 1 अक्टूबर सन 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके किया गया था। तो वह निवाड़ी जिले में तहसील है ओरछा, और वहीं ओरछा एक धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो निवाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
सोन चिड़िया कहाँ बहुत ही आम पक्षी है, तो सोन चिड़ैया हमने बात किया। व्हाइट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया का संरक्षण ये आपके शिवपुरी अभ्यारण्य में है। शिवपुरी में कौन सा अभ्यारण्य है? करेरा, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसको फॉसिल मतलब जीवाश्म, ठीक है। तो कौन से जीवाश्म? जैसे आपके जो पुराने समय में प्राचीन काल के वनस्पति थे, जीव थे, उनके जो अवशेष मिले, जो जीवाश्म मिले, उनके अंश मिले, उनके जीवों के, उनको यहाँ इकट्ठा रखा गया है। और इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये कहाँ है? तो ये है डिंडोरी में और मंडला में। डिंडोरी मंडला ये स्थित है। यहाँ एक घुघुआ स्थान है, वहाँ पास यह अभ्यारण्य वह राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया घुघुआ। तो घुघुआ पूछे या फासिल पूछे, डिंडोरी मंडला में 0.27 स्क्वायर किलोमीटर स्थित है यह राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद रखिएगा, एमपी का सबसे छोटा है। चलो, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल हमने बताया 0.27 वर्ग किलोमीटर, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक। मध्य प्रदेश वन परियोजना किसकी सहायता प्राप्त है? तो दोस्तों एमपी में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वन को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से फॉरेस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो विश्व बैंक परियोजना की सहायता मिली है। आगे बढ़ते हैं। एमपी में पंचवन योजना, पंचवन योजना का मतलब ऐसे जिले जहां 33% से कम वन है, 33% से कम वन वाले जिले, जहां 33% से कम वन हैं वहां उन जिलों में 1 नवंबर सन 2011 से यह योजना को प्रारंभ किया गया है, उसको बोला गया है पंचवन योजना। 1 नवंबर सन 2011 से क्या करने के लिए? वहां वन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो वहां लोगों को वन लगाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है और इमारती लकड़ियों का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उनको बेचकर लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ जलप्रपात लिखे हैं और उनका हमें मिलान करना है कि वो जलप्रपात कहाँ स्थित हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है, 130 मीटर ऊंचा है। ये कहाँ है? सिरमौर में है, ठीक है। बीहड़ नदी पे स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? अनूपपुर में ही। तो नर्मदा नदी के उद्गम से 3 किलोमीटर के अंदर यह स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा 2 जलप्रपात फेमस है। पवार जलप्रपात, पवार जलप्रपात जो है पोहरी शिवपुरी में स्थित है। पवार जलप्रपात पोहरी शिवपुरी में स्थित है। राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पे सागर में स्थित है। तो राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी में सागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न में। कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों कलियादेह पैलेस जो है किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर यह स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो मार्च महीने में। मार्च महीने में क्या होता है? दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मार्च में ही दिन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है और रात में क्या होती है? ठंडी होती है। तो ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्मी, उनके बीच अंतर करोगे तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, वही है दैनिक तापांतर। दिन और रात का अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है। तो मार्च हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? तो ये जो तापमान है सर्वाधिक अंकित किया गया था 48 डिग्री सेल्सियस। ये पुराना आंकड़ा है। गंज बसौदा विदिशा, इसको गंज बसौदा कहा जाता है। ये कहाँ है? विदिशा में। अब तो अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन कभी कभी 49 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान रिकॉर्ड किया गया है अन्य जिलों में भी। लेकिन स्थायी रूप से जो स्थान है गंज बसौदा विदिशा, वहाँ जो है औसत रूप से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गंज बसौदा विदिशा। अगर पूछे सबसे कम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है तो शिवपुरी में, ठीक है। शिवपुरी में रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ ठंडी के समय में सबसे ज़्यादा तापमान माइनस में भी पहुँच जाता था कभी कभी। सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य की पुत्री किसको कहा गया है? तो ताप्ती नदी को कहा गया है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक।
ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है, मुल्ताई बैतूल में है। वहां से निकलकर यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए ये अपने जो मुहाना है वहां एस्चुरी बनाती है, जलप्रपात वो मतलब डेल्टा नहीं बनाती है, और खंभात की खाड़ी में यह भी गिर जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा असुमेलित है? असुमेलित का मतलब जोड़ा सही नहीं है वो बताना है हमें। इसका सही आंसर हो जाएगा बोरी, बोरी देवास। ये गलत है क्योंकि बोरी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद में है, और होशंगाबाद का मतलब नर्मदापुरम। ठीक है, तो बोरी जो है होशंगाबाद में है, देवास में जो है खिवनी, खिवनी अभ्यारण्य। सालाना रतलाम सही है, गांधी सागर मंदसौर सही है, चंजा डुगरी अभ्यारण्य सीधी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एमपी के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना का किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है सन 2011 में। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया है। मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में है। और यहाँ जो है ये जो कारखाना है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एमपी की राजकीय मछली महासीर को किस वर्ष संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो राजकीय मछली है महासीर, इसको सन 2011 में क्या दिया गया है? राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पन्ना हीरा। पन्ना कहाँ? पन्ना में हीरा पाया जाता है, सही है। मलाजखंड तांबा, बालाघाट में मलाजखंड खदान है जहाँ तांबा होता है, सही है। वहाँ हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा उत्खनन हो रहा है। कोरंडम परकोटा, कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। परकोटा होशंगाबाद में, पिपरी परकोटा होशंगाबाद इटारसी में है, और वहाँ जो है यह है बिल्कुल सही है। हरवेली लोहा गलत है, भरवेली में मैग्नीज होता है। हरवेली जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है, और ये कहाँ है? बालाघाट में है। तो बालाघाट में मलाजखंड तांबा के लिए फेमस है, और भरवेली जो है बालाघाट में मैग्नीज के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, एमपी में सर्वाधिक तांबा बालाघाट में मलाजखंड खदान में, और सर्वाधिक मैग्नीज भरवेली खदान में बालाघाट में ही होता है। ठीक है, चलो ये आंसर इसका जोड़ा गलत है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में एकमात्र मौसम विभाग का कार्यालय, तो मौसम विभाग जिस तरीके से हमारे पूरे देश में पुणे में है, पुणे में मौसम विभाग का मुख्यालय है, वैसे ही यहाँ एमपी में इंदौर में जो है मौसम विभाग का एक कार्यालय स्थापित किया गया है आईएमडी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में जो है कथन सत्य है, उसकी पहचान करनी है। सत्य कथन कौन सा होगा? 1008 मिलीबार रेखा संपूर्ण मध्य प्रदेश को घेर लेती है, सही है। मई माह में 999 मिलीबार और 1000 मिलीबार रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती हैं, बिल्कुल सही है। अप्रैल से मई माह में लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, सही है। तो सभी कथन सही हैं इसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कान्हन और पेंच घाटी किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है? दोस्तों कान्हन और पेंच घाटी किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कान्हन नदी, पेंच नदी, इनके नाम पर जो घाटी स्थापित की गई हैं, और इन घाटियों में कोयला पाया जाता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में कोयला दो पेटियों में पाया जाता है प्रमुख रूप से। एक होती है मध्य भारत पेटी और दूसरी है सतपुड़ा पेटी। मध्य भारत पेटी में जो है अनूपपुर, उमरिया, शहडोल के क्षेत्र आते हैं, और जो उसके छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, ठीक है, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में जो सिवनी, वहाँ जो प्रमुख क्षेत्र है उनको सतपुड़ा कोयला क्षेत्र पेटी कहा जाता है। तो इनमें है आपका कानन घाटी, पेंच घाटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य में विश्व पर्यावरण दिवस 2020 पर कौन से अभियान की शुरुआत हुई थी? तो धन्यवाद माँ, पर्यावरण प्रकृति को माँ कहकर संबोधित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस में ये धन्यवाद माँ अभियान शुरुआत किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कुंभा पानी टिकारी वाफर मार्ग का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी, छिंदवाड़ा में। और इसी राष्ट्रीय उद्यान से मोगली लैंड, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग ने जो लिखा है जंगल बुक, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में यह बफर मार्ग कुंभा पानी टिकारी
प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और सिवनी छिंदवाड़ा में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उनका हमें मिलान करना है, सही साथ कौन सा मिलान होगा ये बताना है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? गोहद भिंड में होती है, लगभग 50-52 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा ठंड हमने बात की थी शिवपुरी में होती है और मुरैना में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ? पचमढ़ी में होती है, होशंगाबाद में लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक। सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है? गंज बसौदा विदिशा, बिल्कुल सही है, इनकी हमने विस्तार से चर्चा पुराने प्रश्न में। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट खनिज का उत्पादन होता है? तो दोस्तों बाइराइट का मतलब बेरियम सल्फेट होता है और ये टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में निगरी थर्मल पावर प्लांट, तो निगरी थर्मल पावर प्लांट जो नाम है ये किसका है? तो ये जेपी का है। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण एसोसिएट्स, जो जेपी सीमेंट फैक्ट्री भी है उसी ग्रुप का यह थर्मल पावर प्लांट है जेपी का, निगरी में। और निगरी में कहाँ है? सिंगरौली में। और जो एनटीपीसी है उसका भी कारखाना सिंगरौली में है, जिसके कारण यहाँ बैढ़न को ऊर्जा राजधानी कहा गया है, क्योंकि यहाँ ज्यादा उत्पादन कारखाने हैं किसके? ऊर्जा के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश के वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में हमने बताया था 1963 में स्थापित किया गया है और 1988 में इसका पुनर्गठन हुआ। तो 1988 में जबलपुर में वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसा को संरक्षण प्रदान किया गया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली भैंसे के संरक्षण के लिए इसको प्रस्तावित किया गया है। इस तरीके से कुनो पालपुर में जो अफ्रीकी टाइगर हैं उनको रखा गया है, उसी तरीके से जो टाइगर चीते, अफ्रीकी चीते आए हैं ना कालाहारी मरुस्थल, जो वहाँ क्षेत्र से आए हैं, बोत्सवाना से, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका से अभी आ रहे हैं। तो इस तरीके से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली भैंसे के संरक्षण के लिए किया गया है। एमपी में सामाजिक वानिकी योजना 1976 से प्रारंभ की गई। सामाजिक वानिकी योजना का मतलब होता है समाज के सामूहिक रूप से लोग जो है वनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, वनों का संरक्षण करने के लिए, वन रोपण करने के लिए, वृक्षों को लगाने के लिए, वृक्षारोपण को सामूहिक गतिविधि के एक गतिविधि के रूप में शामिल करने के लिए उत्साह के साथ आगे आए। इसके लिए 1976 में प्रारंभ की गई। इसमें लोगों को वन लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा, और वन अच्छे किस्म के जो है को पौधे वितरित किए जा रहे हैं। अब इसमें से हमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्रम बताना है, कौन सा सही होगा। दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 940 वर्ग किलोमीटर है। एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है 542 किलोमीटर स्क्वायर है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है 528 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो क्रम है ये बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो 940 कान्हा किसली, फिर पन्ना 542, फिर 528 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्रम से हैं। और ये तीनों जो है प्रदेश के 3 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं अवरोही क्रम में। कौन सा गलत उसके बहने की दिशा के जोड़ों में गलत है? कौन सी नदी दी गई है उसमें से उसका जो बहने की दिशा है वो गलत बताई गई है। चंबल नदी उत्तर की ओर बहती है, सही है। वैनगंगा पूरब की ओर बहती है, ये गलत है। वैनगंगा जो है दक्षिण की ओर बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर। और दक्षिण की ओर महाराष्ट्र की ओर बहती है सिवनी से और जाके वर्धा से मिल जाती है। वर्धा और वैनगंगा जिसको प्राणहिता कहते हैं, फिर वह जो है गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है। ताप्ती पश्चिम की तरफ बहती है, बेतवा उत्तर की तरफ, सही है। बी नंबर गलत है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है जलप्रपात, दूसरी तरफ दिया है स्थान का नाम, हमें मिलान करना है कौन सा जलप्रपात कहाँ है। हालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है, सागर में, पहला का सी, डी नंबर। एचएस फाल जलप्रपात पचमढ़ी में है, तवा नदी पे। झाड़ी दाहा जलप्रपात कहाँ है? तो ये झाड़ी दाहा जलप्रपात आपका है इंदौर में और शंकर फाल सिवनी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हालकुंड जलप्रपात, बीना नदी सागर यानी पहले का चौथा, डचस फाल जलप्रपात पचमढ़ी, झाड़ीदाहा जलप्रपात इंदौर, करफाल जलप्रपात जो है आपका क्या हो जाएगा? सिवनी। सिवनी। मध्य प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी ग्रेनाइट बेसाल्ट के लिए चट्टानों से बनी है?
तो बताएं कौन सी चट्टान, कौन सी चोटी बनी है ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ग्रेनाइट और बेसाल्ट कौन सी पर्वत चोटी बनी है? अरावली है कि धूपगढ़ है कि मैकाल श्रेणी है कि कैमूर श्रेणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी जो है ये इससे बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक तरफ दिया है चट्टानों का समूह और दूसरी तरफ उनका मिलान करना। आद्य महाकल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो दोस्तों आद्य महाकल्प की चट्टानें जो है ये आपकी आ जाएंगी ये बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट नीस, यानी सबसे पुरानी चट्टानों में है ये। धारवाड़ समूह की चट्टानें बालाघाट में शिल्पी श्रेणी में पाई जाती हैं। पुराने संघ की चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ? ग्वालियर की विजावर श्रेणी में। और आर्य समूह की चट्टानें पाई जाती हैं सतना और बघेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर मिलान करेंगे। आगे, सूर्य की किरणें किस रेखा में लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो कर्क रेखा में 21 जून को सीधा गर्मी पड़ती है, इसीलिए यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है। और मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में पड़ती है। और 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और कर्क रेखा में सर्वाधिक चमकने के कारण यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। नर्मदा सोन घाटी में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? मालवा पठार सतपुड़ा श्रेणी के मध्य। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो नर्मदा सोन घाटी जो है इसके बीच स्थित है, मालवा पठार सतपुड़ा श्रेणी के मध्य। बिल्कुल सही है। दिव्या पन्ना बुंदेलखंड पठार बंद भारत पठार मालवा पठार बुंदेलखंड पठार के मध्य। ये नहीं है, कोई नहीं, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है खनिज और दूसरी तरफ दिया गया है जिला। कहाँ इसका उत्पादन होता है? सिलखड़ी, सिलखड़ी का उत्पादन जबलपुर में होता है। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? होशंगाबाद में। प्लेटिनम का बैतूल में होता है और क्वार्टज का होता है रीवा में। इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट में। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो देवी अहिल्या हवाई अड्डा इंदौर को मध्य प्रदेश में सबसे पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा इसको बनाया गया है। पहला आंसर हो जाएगा इंदौर का। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों अभी एमपी का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 9.38% है। और जनसंख्या कितनी है? टोटल भारत की जनसंख्या का 6% एमपी में निवास करता है। मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले कौन से हैं? दोस्तों सीमांत जिले का मतलब होता है जो सीमा है। तो सीमा कैसे बनती है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनती है। तो जो एमपी का जो सबसे पूर्वी जिला है, तो पूर्वी जिला सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। पश्चिमी जिला सर्वाधिक है अलीराजपुर। और मुरैना सबसे उत्तर में, दक्षिण में बुरहानपुर में। तो उत्तर में सबसे कौन है? मुरैना है। पूरब में कौन सा है? सिंगरौली है। और दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर है। और पश्चिम में कौन सा है? अलीराजपुर है। ठीक है, तो ये आपके सीमांत जिले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? इंडो गैंगेटिक मैदान का मतलब होता है सिंधु गंगा मैदान में कौन सा शहर आता है? तो जो सिंधु से यहाँ से ग्वालियर संभाग से जो नदी निकलती है, ठीक है, वो जो है चंबल, ये जो सिंधु कुनो कुमारी नदी है, ये जो है यमुना में मिलती है, कोई गंगा में मिलती है। तो यमुना गंगा में मिलती है तो सिंधु गंगा का मैदान कहला जाता है। इसीलिए उस जलग्रहण क्षेत्र में होने के कारण ग्वालियर को इसमें माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में बांटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? वह पठार का नाम है मालवा का पठार। मालवा के पठार को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, हाँ, कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा के निकटतम है? तो दोस्तों जो भारतीय मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और उसके सर्वाधिक जो नजदीक है रीवा है। ठीक है, तो रीवा जो है देशांतर रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ऐसी रहती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर,
तो उज्जैन पश्चिम में है, सागर भी पश्चिम में, होशंगाबाद भी पश्चिम में, सर्वाधिक पूरब में कौन है? ये रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा। आगे बढ़ते हैं। सही कथन को छांटना है। और ये जो प्रश्न है ये मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से रिलेटेड है। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी, ये बिल्कुल सही है। सॉरी, ये गलत है। स्टेट ए की राजधानी जो है नागपुर थी। सीपीएन बरार, स्टेट ए में कौन शामिल था? सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, ये गलत हो जाएगा। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा, ठीक है। सी की स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया था, ये गलत है, क्योंकि स्टेट बी को मध्य भारत नाम दिया गया था। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था, ये कथन गलत है, क्योंकि स्टेट सी में बघेलखंड को शामिल किया गया था। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी, ये सही है। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी आपका, इंदौर थी और उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर, तो जो है राजधानियां हुआ करती थी, ठीक है। इंदौर ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर शीतकालीन। मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन, केसरी में क्या समानता है? दोस्तों ये ऊपरी बेतवा के बांध हैं, बेतवा नदी पर बने हुए बांध हैं, ये ध्यान रखिएगा, पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा, उसको कहा जाता है मावठ, ठीक है, मावठा कहा जाता है। और यह शीतकाल में होने वाली वर्षा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ध्यान रखिएगा, एमपी में। और मध्य प्रदेश में किस राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो दोस्तों एमपी में जो आपदा है, आपदा का प्रबंधन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, और उसका गठन जो है मध्य प्रदेश में 5 सितंबर सन 2007 को किया गया है। कब किया गया है? 5 सितंबर सन 2007 को किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांधव जो मादा बाघ है उसको नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ पर प्रदर्शित किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सीता। सीता जो है बाघ, मादा बाघ थी, बंगाल टाइगर किस्म की, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जिसको इंटरनेशनल मैगजीन थी उसकी कवर पे जो प्रकाशित किया गया था उसका नाम था सीता, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीन जिलों के गठन के बाद ऊर्जा राजधानी किसे कहेंगे? तो सिंगरौली में सर्वाधिक पावर प्लांट है, ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, इसलिए सिंगरौली में जो बैठन है उसको हम ऊर्जा राजधानी कहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली। पहले सीधी को कहा जाता था, जब सीधी से बन गया सिंगरौली 2008 में, तो फिर सिंगरौली को कहा जाने लगा, और बैठन में उसका केंद्रण है। राजकीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस वेंथालेंसिस, फाइकस वेंथालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम है, ध्यान रखिएगा, फाइकस वेंथालेंसिस। किस तिथि को सूर्य की किरणें लंबवत 90 डिग्री कोण पर बनाती हैं? तो लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाती हैं 21 जून को बनाती है, ये ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री का कोण है, ठीक, 90 अंश का कोण बनाती है, मतलब जो कर्क रेखा हमारी गई है और वहाँ जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट पड़ती हैं सीधा, ठीक, तो ये 21 जून को पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ सर्वाधिक गर्मी होती है 21 जून को। वुल्फ्राम किसका खनिज का एस्क है? वुल्फ्राम जो एस्क है वो टंगस्टन का है, टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। वुल्फ्राम जो है होशंगाबाद में पाया जाता है, टंगस्टन का एस्क है वो वुल्फ्राम, ठीक है, ध्यान रखिए। आगर गांव में। आगे है, मध्य प्रदेश में औषधि पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों ये हर्रा का जो प्रमुख क्षेत्र है ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मतलब दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये हर्रा बहेड़ा ये जो है औषधि पादप जो वनोपज है वो पाई जाती है, पहला आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पाद क्या है? तो जो हमारे वनोपज हैं, जो भी औषधि पादप हैं, जो भी उत्पादन किया जा रहा है औषधि और आयुर्वेद के रूप में, उनको हम जो बेचते हैं उनका नाम है विंध्य हर्बल्स के नाम से। किस नाम से बेचा जाता है? विंध्य हर्बल के नाम से, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा विंध्य हर्बल। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण सीमा की चौड़ाई कितनी थी? तो दोस्तों अविभाजित जब मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ शामिल था, तो जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो अब जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश पहले हुआ करता था, ये पूरा उत्तर दक्षिण चौड़ाई इसकी 996 किलोमीटर हुआ करती थी। अब जो है इतना क्षेत्र कट गया बालाघाट से, तो अब यहाँ 605 किलोमीटर ही रह गई, तो वर्तमान में इतनी है और पहले 996 हुआ करती थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो कितनी रियासतें मिलाई गई थी? तो दोस्तों ये मिलाई गई थी 79 रियासतें। कैसे? जो पार्ट ए था, पार्ट ए में जो है
15 रियासतें थी, पार्ट बी में 26 रियासतें थी और पार्ट सी में 38 रियासतें थी। टोटल जोड़ लीजिए 79 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी आंसर ये आपका आ जाएगा 15, 26, 38। ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 15 पार्ट ए में, जिसका नाम था पार्ट ए सीपी बारात, और पार्ट बी में 26 जिसको मध्य भारत का प्रांत कहते थे, और पार्ट सी में रीवा। ठीक है, विंध्य प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है खनिज और दूसरी तरफ दिया गया है जिले। हमें मिलान करना है कौन सा जिला किस क्षेत्र में है, कौन से खनिज किस जिले में उत्पादित हो रहा है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा इसका पेंसिल और स्लेट। पेंसिल और स्लेट का उत्पादन कहाँ हो रहा है? पेंसिल और स्लेट जो है हो जाएगा आपका मंदसौर में। मंदसौर में अफीम का भी उत्पादन ज्यादा होता है। अफीम क्या है? एक ड्रग है। ठीक, तो वो उत्पादन वहाँ होता है, लेकिन खनिज में जो क्या बोलते हैं पेंसिल और स्लेट है, जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसका ये निर्माण होता है। कहाँ होता है? मंदसौर में होता है। ठीक, मार्बल कहाँ होता है? कटनी में। ठीक, गलन रोधी ईंटें भी कटनी, रतलाम, जबलपुर में होती। मिट्टी के बर्तन उज्जैन और ग्वालियर में मिट्टी खड़ी चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेतकों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से कुछ युग्म गलत है, उनको मिलान कर बताना है। महेश्वरी साड़ियाँ, महेश्वर खरगोन सही है। अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई ने इसको प्रमोट किया था। धातु शिल्प झाबुआ, ये गलत है, ये दतिया है। धातु शिल्प दतिया ग्वालियर, यहाँ धातु शिल्प में आ जाएगा। झाबुआ गलत है। चमड़े के खिलौने इंदौर सही है। चंदेरी साड़ी अशोकनगर सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट और उसका उत्पादन सर्वाधिक किया जा रहा है। उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत सारे समूह के वहाँ यूनिट्स स्थापित हैं, वो है सागर जिले में। तो सागर इसका आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये फ्लैट रेट योजना का प्रारंभ किया गया था आपका 2013 में। ठीक है, तो उपभोक्ताओं के लिए जो फ्लैट रेट योजना का प्रारंभ किया गया था सन 2013 में किया गया था कृषि उपभोक्ताओं के लिए। ठीक है, एक रेट 6 माही बिल दिए जाएंगे, वो 2013 में प्रारंभ की गई थी योजना। स्लेट उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो हमने बताया जी पेंसिल और स्लेट में मंदसौर है। मंदसौर आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रतिभूति कागज मतलब सिक्योरिटी पेपर। सिक्योरिटी पेपर क्या होते हैं? सिक्योरिटी पेपर का मतलब होता है स्टाम्प पेपर, स्टाम्प बनाने वाले, ठीक, नोट बनाने वाले। ठीक, तो ये कागज जो है होशंगाबाद में बनते हैं, ओरिएंटल पेपर मिल में, सिक्योरिटी पेपर मिल में। ठीक, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ये होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, चलो आंसर नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उद्गमित होने वाली किन नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें से जो नदी है जिसको प्राणहिता कहा जाता है, वो नदी है आपकी वैनगंगा और वर्धा। वैनगंगा और वर्धा, वैनगंगा जो है सिवनी से निकलती है, वर्धा भी सिवनी के आसपास से, सिवनी छिंदवाड़ा से, और ये दोनों जो है महाराष्ट्र में जाकर जो मिलती हैं उसको हम प्राणहिता कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ से निकलती है एक वैनगंगा, और यहाँ से एक और निकलती है वर्धा। ठीक है, और वो दोनों जो आके बाद में मिल जाती हैं जिस नदी से, उसको हम क्या कहते हैं? प्राणहिता, तो कहते हैं प्राणहिता। नेक्स्ट, तो दोस्तों इस तरीके से हमारी यह 100 प्रश्नों की सीरीज मध्य प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों की समाप्त हुई, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा की। अन्य महत्वपूर्ण उत्तर के साथ साथ हमने सब टॉपिक्स और सब उत्तरों को दिया, जिन्हें आप अपनी परीक्षा में पोस्ट कर सकते हैं। आपकी तैयारी कम समय में बहुत अच्छे रिवीजन के साथ पूरी हो सकती है। तो इसके साथ साथ हम अन्य विषयों के लेकर के भी अपने जो 100 MCQ की सीरीज है उसको हम पूरा करेंगे। हर दिन लगभग अलग अलग सब्जेक्ट के साथ 100 MCQ हर विषय के आएंगे, और यदि पूरी आप 100 वीडियो देख लेंगे तो आप जान सकते हैं कितने 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो मैं अन्य फैक्ट्स बता देते हैं वो भी आपके
ज्ञान में संवर्धन करेंगे और आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपकी जो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसमें आपकी सफलता को 100% सिद्ध करेंगे। इसी आशा और अरमानों के साथ हम फिर से नए प्रश्न की सीरीज के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तक अपनी पढ़ाई को बूस्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए, तन्मयता के साथ हमारे वीडियो को भी देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।